हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल जो है वो खाद्य पिरामिड के सबसे शीर्ष पर होगा, क्योंकि हरे पौधे, कीड़ा, फिर कीड़े को सांप और मोर, फिर सांप को मोर। तो जो हरे पौधे हैं ये ऊर्जा के उत्पादक हुए और ये ऊर्जा अपने साथ ले करके फिर इसको खाते हैं कीड़े, कीड़े में पहुंचता है, फिर कीड़े को सांप खाता है तो उसमें ऊर्जा पहुंचता है, फिर सांप को मोर खाता है तो उसमें ऊर्जा पहुंचता है। तो सबसे शीर्ष पर देखिए मोर ही होगा। तो जब पिरामिड बनाएंगे इसका, तो ये उत्पादक हो गए हरे पेड़ पौधे, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में सांप हो गया, तो ये हरे पेड़ पौधे उत्पादक हो गए, और प्राथमिक उपभोक्ता में कीड़ा हो गया, और द्वितीय उपभोक्ता में सांप हो गया, और सबसे शीर्ष यानी तृतीय उपभोक्ता में आपका मोर हो गया। तो इसलिए मोर जो है खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष पर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या फिर आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी चीज़ें आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को लेने हेतु तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर ये सारी सुविधाएं आपको चैट के द्वारा या कॉल के द्वारा आप ले सकते हैं। तो अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। सही होगा नंबर सी, संगमरमर। तो जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है। जब ज्वालामुखी वोल्केनो क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस के कारण चूना पत्थर जो है वो लाइम यानी स्टोन यानी चूना पत्थर में अर्थात संगमरमर अर्थात मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी तलछटी परतदार चट्टानों सेडिमेंटरी ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है, रेखा चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरों ओसेन में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण यानी साल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जो 1:1 में सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सही होगा नंबर ए, उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी एलुनियल सोइल का विस्तार है। भारत के भूभाग का लगभग 40 से 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि एग्रीकल्चर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता हैं या सिर्फ उपभोक्ता हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। ये जो हैं वो प्रथम क्या हैं? उत्पादक हैं, पौधे उत्पादक हैं। और जो शाकाहारी जंतु हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, और जो मांसाहारी जंतु हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे उत्पादक प्रोड्यूसर कहते हैं। और जैसे पेड़ पौधे तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे गाय, बैल, बकरी आदि, तथा जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे सांप, स्नेक, शेर, लायन, मोर, पीकॉक आदि। मनुष्य ह्यूमन प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का
गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण उपयुक्त सभी है, यानी लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक विधि भी है, चयनात्मक भी है और उपयुक्त सभी है। तो इसलिए नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। 6. इन्वायरमेंटल एजुकेशन में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न गुण होने चाहिए: लक्ष्य केंद्रित विधि, गोयल ओरिएंटेड मेथड, सृजनात्मक विधि, क्रिएटिव मेथड, चयनात्मकता, सेलेक्टिविटी। अतः सभी विकल्प सही होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी। इस विधि से में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, समस्या अर्थात प्रॉब्लम के चुनाव से परिणाम रिजल्ट की वैधता वैलिडिटी निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता निसंदेह रहित रहती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय यानी रिलेबल नहीं होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीविकीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा जो है वो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल होते हैं, जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन आदि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देता है, शरीर का भार कम हो जाता है, हाथ स्वतंत्र से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज से हम चल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे अधिक लाभ जो है वो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के क्रम में
दो पैरों से चलने का मुख्य कारण यह होता है कि मानव के दो हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क यानी ब्रेन की आज्ञानुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं में मानव ही दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि मनुष्य अधिक तेज चाल से चलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो इसका ऑप्शन सही होगा सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 अंक तक चिन्हित होते हैं तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बुध। तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण है। इस प्रकार बुध सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के कटियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो यह गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। बाकी सही जो है वो एक वैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना अन्य से नहीं। कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाहिनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन सही होगा
नंबर डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित वाहिनीय ईंधनों में से संपीड़ित प्राकृतिक गैस को आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहिनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। चूँकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दबाव के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये वीडियो समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।